चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। सिक्योरिटी लॉ के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ वो कौन सा चैप्टर है? लिस्टिंग अग्रीमेंट। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और। लिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक कंपनी जब भी अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराने जाती है तो उस कंपनी को उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। दैट एग्रीमेंट इज लिस्टिंग अग्रीमेंट। पहले लिस्टिंग एग्रीमेंट के बहुत सारे क्लॉजेस होते थे, लेकिन क्लॉजेस डिलीट हो गए। दैट ऑल क्लॉजेस इज कन्वर्टेड इनटू रेगुलेशन एंड दैट कंबाइंड रेगुलेशन इज नोन एज सेबी लोडर रेगुलेशन। जरा सेबी लोडर रेगुलेशन का फुल फॉर्म बताइए। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। आपको बोलना पड़ेगा, बिना देखे बोलिए सेबी लोडर का फुल फॉर्म। ठीक है जी, चलिए जी। बहुत सारे रेगुलेशंस हम पढ़ चुके हैं ना। आज हमें कहां से पढ़ना है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मुझे लगता है यहां से पढ़ना है। ये है ना फाइनेंशियल रिजल्ट। ठीक है जी, शांत 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 शांत। बात करते दिख गए तो सीट चेंज। आइए अब जरा ध्यान से सुनते जाना, एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ाता चलता हूं, ठीक है? जितने भी लिस्टेड इशूअर्स होंगे, मतलब लिस्टेड एंटिटीज, आप जानते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट किस पे लगता है? लिस्टेड एंटिटी पे लगता है। सबसे पहले उनको जो अपना फाइनेंशियल रिजल्ट बनाना है, फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब अकाउंट्स, लिख लो कहीं पे। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब अकाउंट्स। ये जब भी अपना क्या बनाएंगे? अकाउंट्स बनाएंगे, तो अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से बनाएंगे। तो बताओ कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस? पहला ही क्लियर हो गया। दूसरा, आपको AS 25 या इंड AS 31 है ना, ये दोनों में से जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल है उसका इस्तेमाल करेंगे आप क्या बनाने के लिए? क्वार्टरली रिजल्ट और ईयर टू डेट रिजल्ट। इसका मतलब लिस्टेड कंपनी में कैसे रिजल्ट्स बनते हैं? क्वार्टरली। ईयर टू डेट समझते हो? 2 क्वार्टर खत्म होने पे 6 महीने खत्म, 3 क्वार्टर खत्म होने पे 9 महीने खत्म, और 4 क्वार्टर खत्म होने पे साल खत्म। तो क्या पहला क्वार्टर में तो सिर्फ क्वार्टरली मिलेगा, पर दूसरे क्वार्टर में 2 मिलेगा? बोलो कैसे? 2 क्वार्टर और 1 हाफ ईयर। ईयर टू डेट का मतलब हाफ ईयर। ये बात समझ में आ रहा है? तीसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर का तो रहेगा ही, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ के 9 मंथ। चौथे में, चौथे क्वार्टर का तो एक बनेगा ही, उसके बाद ईयरली। ईयर टू डेट समझ में आया? ईयर टू डेट मतलब अभी तक कितना निकल चुका, याद रहेगा? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आइए, बाकी जब भी आप क्या बनाएंगे, जहां जहां मैं टिक लगवा रहा हूं बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, टिक लगा के रखो, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा, तुम देखो ना 1 पेज का है पूरा, अगला पेज पूरा इसी को लिए हुआ है ना। चलो आ जाओ, एक बात बताओ, जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट बनाएंगे और कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट बनाएंगे, वो बनाएंगे आप एज पर गैप। कोई क्या है गैप? फुल फॉर्म बोलो, फुल फॉर्म बोलो। मुझे लगता है ना ये तुम्हारे अकाउंट्स में पढ़ाया जाता है, जो आपका है ना CMA नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ाया जाता है। अच्छा 11th 12th में भी है? हाँ यस, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ना। कहाँ बोला? इंडिया वाला मानोगे ना? ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अगर तुम्हारा मन है तो क्या तुम IFRS के हिसाब से भी बना सकते हो? ये मन है तो क्यों मिला? मन 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 है तो में सब कुछ तो बोल्ड करके रखा है तुम लोग के लिए, बस तुमको याद करना, एग्जाम में लिख देना। इसका मतलब IFRS अभी मैंडेटरी हुआ नहीं, लेकिन ये कर देगा। एक्चुअली ये लोग क्या करता है, शुरू से पहले आदत लगवाता है, आप अपनी मर्जी से, कुछ दिन के बाद बोलेगा टॉप 50 कंपनी, फिर कुछ दिन बाद बोलेगा सिर्फ लिस्टेड कंपनी, फिर कुछ दिन बाद बोलेगा अनलिस्टेड कंपनी। ऐसे करते करते एक बार ऐसा नोटिफिकेशन ऑल कंपनीज। तो ये लोग क्या करता है, धीरे धीरे आपको आदत डलवाता है। और याद रखना ये आज नकल होना है, WTO का प्रेशर है कि IFRS मैंडेटरी हो ही जाएगा, है कि नहीं? IFRS से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है ना। IFRS ग्लोबल, सारी कंपनीज IFRS को फॉलो करती हैं। इतना तो अकाउंट जानते हो तुम लोग, IFRS ये सब सुना है? नहीं सुना है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो भारत में आज नकल IFRS सब पे लग जाएगा। अब ये ऑप्शनल चल रहा है, और किसके लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए।
फिर धीरे धीरे इसका अप्लीकेबिलिटी बढ़ाता जाएगा, कुछ के लिए मैंडेटरी करेगा, फिर और कुछ के लिए। देखना मुझे लगता है आने वाले 10 साल तक के अंदर में IFRS सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। अगला हो, एक बात याद रखिएगा, जो आप लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट, लिमिटेड रिव्यू का मतलब ऊपर ऊपर देख लिया, ऑडिट का मतलब पूरा ऑडिट किया, चाहे लिमिटेड रिव्यू हो चाहे ऑडिट हो, कौन करेगा? ऑडिटर। तो याद रखना उस ऑडिटर से कराना जिसने पीयर रिव्यू करवा रखा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। अब बोलोगा पीयर रिव्यू क्या होता है? पीयर रिव्यू में चेक होता है, जैसे सुनो, जैसे CS है ना, CS भी दो तरीके का होता है, एक पीयर रिव्यूड, एक नॉट पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड में क्या होगा, ICSI से एक टीम आएगी, वो तुम्हारा पूरा चेकिंग करेगी, तो आपको पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट मिलेगा। समझ में आ गया? पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट मिलने से ना 5 मतलब कुछ ज़्यादा सेक्रेटरियल ऑडिट कर सकते हैं आप। CS के लिए ऐसा है, और CA के लिए तुम देख ही लिए। अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर बनना है तो आप क्या होने चाहिए? पीयर रिव्यूड होने चाहिए। बात समझ में? सत्यम केस के बाद ये चीज़ आया। सत्यम केस में जो कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन लोग की बहुत सारी गलतियां सामने आई। तो उसी समय तुम लोग को याद होगा, तुम कंपनी सेक्रेटरी चैप्टर में पढ़ाया था तुम लोग को, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। नमस्ते, हम कुछ नहीं समझते, गाय हमारी माता है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, या हबीबी हम नहीं सुधरेंगे कभी भी। यही है ना तुम लोग का नारा? क्यों क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नहीं पढ़ाया कंपनी सेक्रेटरी चैप्टर में तुम लोग को? नहीं, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? पहले इस बात का आज फैसला हो जाए। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है? कुछ लोग बोल रहे नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा सच में? तुम नहीं पढ़ी हो? प्रीति, वो डंडा सब जो बोला था रखने के लिए है ना? है ना? ठीक है, चलो ठीक। वो तो उधर से ऐसे बोल रही है, आप डंडा मारेंगे मुझे? लक्ष्मी नगर से गायब करवा दूंगी आपको, है ना? चलिए जी, आइए। हाँ जी, अगला। तो इसका मतलब लिस्टेड कंपनी का, चाहे वो लिमिटेड रिव्यू करे चाहे पूरा ऑडिट करे, ओनली दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने अपना क्या करा रखा है? पीयर रिव्यू करा रखा। किससे? ICAI से। ठीक है, हम लोग होंगे तो ICSI। ठीक है, चलो आगे भाई आ जाओ। कौन सा है? सब रेगुलेशन 2 है क्या? पूरा बेयर एक्ट है प्रॉपर। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अब अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन, अच्छा मैं ही बोलूँ, तुम लोग तो बोलोगे नहीं, क्या है? तो ये जितने भी अकाउंट्स बनेंगे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव होंगे ना भाई। आओ पहले इधर टिक लगाते जाओ। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट जो बनेगा वो किससे अप्रूव होने चाहिए? जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट आप स्टॉक एक्सचेंज को दोगे, किसको दोगे? स्टॉक एक्सचेंज को दोगे, उसमें कंपनी का चेयरपर्सन का साइन होना चाहिए, या MD का साइन होना चाहिए, या होल टाइम डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, है ना? तीनों गायब है, तीनों गोवा गया घूमने के लिए। तो कोई भी डायरेक्टर जो ऑथराइज्ड हो, जो ऑथराइज्ड हो, जहां जहां जैसे टिक मारो टिक मारते चलो, उनका साइन होना चाहिए। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज बिना साइन कर लेगा वो? ना। अच्छा, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट है तो याद रखना, ये भी लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्लेस किया जाएगा, है ना? और उस पे भी क्या होगा? सिग्नेचर होगा, और तब जाके वो किसको सबमिट होगा? स्टॉक एक्सचेंज को। एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, ये क्वार्टरली है साल खत्म होने के बाद। तो साल जब खत्म हो गया तो फिर लिमिटेड रिव्यू थोड़ी होगा, ऑडिटेड होगा। याद रखना, ये भी किससे अप्रूव होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और फिर साइन होगा इसी ढंग से। ये कैसे पता चला साइन इसी ढंग से होगा? अच्छा, इस तरीके से साइन होने का मतलब, पहले साइन करेगा चेयरपर्सन, नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो एनी डायरेक्टर हु इज ऑथराइज्ड। यही है ना? चलो अब आ जाओ, कैसे आपको बनाना है वो सुनो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए, चलो इधर देखो, देखो तो चार्ट के नाम में पहले क्या आ रहा था लिखा हुआ? देखो तो क्लॉज 41। तो ये कब का चार्ट है? जब लिस्टिंग एग्रीमेंट था। अब उसी का नाम क्या हो गया? हाँ, रेगुलेशन 33। सुनो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये कैसे बनाएंगे। सो देखो, आप देखो, आपका क्वार्टर खत्म होगा। क्वार्टर कब खत्म होता है? सर शाम में खत्म होता है डेली क्वार्टर हमारा। रात में? अच्छा, दिन में भी? अच्छा, कुछ लोग तो दिन में भी खत्म करके आते हैं क्लास में, तभी तो मुझे देखते गुड मॉर्निंग मैम, है ना?
वो वही लोग हैं जो क्वार्टर खत्म करके आते हैं। मैं उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा। क्वार्टर मीन्स अ पीरियड कंप्राइजिंग ऑफ 3 मंथ्स, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर। ये समझाना पड़ता है पहले क्लास में, ठीक है। तो क्वार्टर खत्म हुआ, पहला क्वार्टर कब खत्म होता है पहले बताओ? अरे बोले बताओ, अप्रैल टू जून। दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर। अब कहा सर चौथा क्वार्टर खत्म नहीं किया आपने। अभी मैं करूंगा, क्योंकि चौथा क्वार्टर खत्म होते ही साल खत्म हो जाएगा, तो उसकी कहानी कुछ और है। आइए पहले 3 क्वार्टर की बात करें। 3 क्वार्टर में आपको सुनो, क्वार्टर खत्म होते ही कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर आपको क्या करना है? अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट। कहा सर ये क्या मतलब अनऑडिटेड? 3 महीने में हो जाएगा ऑडिट, तो ये अनऑडिटेड दो, लेकिन इसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा? लिमिटेड ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, ऊपर ऊपर देख लेगा, इसलिए उसका क्या नाम है? लिमिटेड रिव्यू, मतलब ऊपर ऊपर से देखा मात्र। तो बताइए, अगर आप अनऑडिटेड देंगे तो क्या देना पड़ेगा? लिमिटेड ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट। अब ऑडिटेड दे दोगे तो बात ही खत्म है, लिमिटेड क्यों होगा? वो तो फुल है। अरे लिमिटेड का मतलब समझ में आया? ऊपर ऊपर से देख लिया बस। इसको क्या बोलते हैं? लिमिटेड ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट। आपको ये सौंप देना है स्टॉक एक्सचेंज को। तो चलो पहला क्वार्टर खत्म हुआ, 3 महीने का क्या बनाओ? अकाउंट्स, उस पर ऑडिट कराओ या लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट कराओ, और ये करके 45 दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को फाइल कर दो। तो अगर तुम्हारा पहला खत्म हुआ है 30 जून को, तो बताओ तो कब तक? जुलाई, अगस्त, 15 अगस्त तक हुआ, ये हुआ ना। दूसरे वाले का सितंबर में खत्म हुआ तो अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर तक। जब भी क्वार्टर खत्म होगा उससे 45 डेज के अंदर, जब भी क्वार्टर खत्म होगा उससे 45 डेज के अंदर आपको ये दो डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, पूछना है, नहीं तो मैं फिर पिछले क्लास की तरह गुस्सा हो जाऊंगा कि तुम लोग पूछते नहीं हो मेरे से। पूछना, ठीक है? ये समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? ये 3 क्वार्टर क्यों लिखा, समझ में आ गया? अच्छा, ये लास्ट वाला क्या है? एंड ऑफ द लास्ट क्वार्टर, जनवरी टू मार्च। इसके साथ साल भी खत्म हो गया, ईयर भी खत्म हो गया। अब सुनिए क्या हो इसमें। सबसे पहले तो 45 डेज के अंदर आपको यही 2 काम करना है, यही नॉर्मल। लेकिन चूंकि ये खत्म होते ही साल भी खत्म हो गया, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? एंड है और नहीं, एंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा? 60 डेज। इस बार से ज्यादा टाइम क्यों दिया? क्योंकि ऑडिट कराना है, और सिर्फ क्वार्टर का ही नहीं कराना है, पूरे साल भर का कराना है। तो 60 दिन के अंदर। इस बार देखो तो क्या मांगा है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ। एक तो ऑडिटेड मांगा है, वो भी होल फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये चार्ट समझ में आया तुम लोग को? तो बताओ पिछला 3 क्वार्टर में क्या करना है? सिर्फ 2 चीज, बोलो क्या क्या? अनऑडिटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट प्लस लिमिटेड ऑडिट रिव्यू रिपोर्ट। लेकिन लास्ट वाले क्वार्टर का क्वार्टरली कंप्लाइंस तो होगा ही होगा, प्लस एक ईयरली कंप्लाइंस भी होगा। क्वार्टरली कंप्लाइंस 45 डेज, ईयरली कंप्लाइंस 60 डेज। क्वार्टरली में लिमिटेड ऑडिट रिव्यू और ईयरली में आपका फुल ऑडिट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले बताओ। चलो उतारना है ये, नहीं बना होगा थोड़े, इतने अच्छे से नहीं बना होगा, थोड़ा अजीब ढंग से होगा। और लिखा हुआ देखो तो, ये ठीक से नहीं बना हुआ है, उसको ठीक करो, और एंड को ठीक करो। 105 दिन क्यों हुआ? अरे नहीं नहीं, पहला 45 डेज में ये काम हो, बाकी 60 डेज में। 15 दिन तो ज़्यादा मिला। दोनों की गिनती 31 मार्च से ही है, नेक्स्ट 15 डेज हुआ वो। दोनों की गिनती, लाल रंग का जो मैं वो निकाल रहा हूँ, क्या चीज़? एरो, वो देख नहीं रहे हो? कहाँ से निकाल रहा हूँ? एंड ऑफ मार्च। तुम्हारा चार्ट आगे पीछे होगा, उसको ठीक करो। मुझे नहीं लग रहा है ऐसे बना हुआ है, क्या गड़बड़ है उसमें? और एंड, बस इतना ही अंतर है। नहीं और भी होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ सकता हूँ, आगे चढ़ा, मुझे मालूम है, तुम बार बार मत बोलो। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, चलो जी आगे। ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? चलो भाई ये भी हो गया, तो आ जाओ। अब सुन लीजिए, जो आप क्वार्टरली टिक लगाते जाना, जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं प्लीज। जो क्वार्टरली बनाते हैं और ईयर टू डेट बनाते हैं, समझ में आ गया ना? क्वार्टरली ईयर टू डेट समझ में आता है ना तुम लोग को? 2 क्वार्टर खत्म होने पर ईयर टू डेट क्या हो गया? हाफ ईयर, ठीक है। आपकी मर्जी है कि आपका मन है तो उसको ऑडिट करवा लो, ऐसे ऑडिट हो नहीं पाएगा।
या आप उसको क्या दे दो, अनऑडिटेड। अगर तुम अनऑडिटेड दिए तो क्या चाहिए मुझे, किससे, और उसके साथ क्या भेजोगे, सब कुछ बता दिया है मैंने, बताया ना सब चार्ट में। अच्छा, अगर वो पीएसयू है तो जरूरी है स्टैच्यूटरी ऑडिटर हो या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो पीएसयू है तो जरूरी नहीं कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर हो, एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, अगर लिस्टेड एंटिटी ऑप्ट करता है ऑडिटेड देने का तो फिर ऑडिट रिपोर्ट दो, सिंपल सा है। अगर आप ऑडिट करवा सकते हो 3-3 महीने पे तो करा लो भाई, हमें क्या दिक्कत है। तो लिमिटेड ऑडिट रिव्यू थोड़ी दोगे तुम, पूरा ऑडिट रिपोर्ट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आइए, लेकिन याद रखना साल खत्म होने के बाद एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर आपको 60 डेज के अंदर क्या देना पड़ेगा, एनुअल ऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट। स्टैंड मतलब साल भर का एक बार, 12 महीने का एक बार स्टैंड अलोन। कोई दिक्कत। अब इसके साथ मुझे क्या क्या चाहिए, बोल ही नहीं रहा कोई, मैं सिर्फ क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा, बोलेंगे आप क्या चाहिए, और एक और भी चीज चाहिए। अगर ऑडिटर ने कोई नेगेटिव रिमार्क दे दिया तो उसका आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि उस पर आपकी सफाई क्या है। कोई दिक्कत। बाकी मैंने आपको बोल दिया था कि यहां पर देखिए, अगर आपकी सब्सिडरीज हैं, अगर कंपनी में सब्सिडरीज हैं तो एक अच्छी बात यहां पर है कि शैल है आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट भी देना पड़ेगा। बताओ तो कंसोलिडेटेड कब बनाते हैं हम लोग, जब सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, है ना। आइए, उसके बाद क्या लास्ट क्वार्टर का एक क्वार्टरली वाला भी चलेगा, बोलो, क्वार्टरली कंप्लायंस भी चलेगा और एनुअल कंप्लायंस भी चलेगा। एनुअल कंप्लायंस 60 दिन में, क्वार्टरली कंप्लायंस 45 डेज में, ठीक है। आइए, उसके बाद एक काम कर देना भाई, जब हाफ ईयर हो जाए ना, हाफ ईयर जब हो जाए तो एक काम करो भाई, 6 महीने का ना एक बार थोड़ा, मुझे लगता है ये हाफ ईयरली बैलेंस शीट मांग लिया। देखो तो कैसे पता चला, असेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो हाफ ईयरली बैलेंस शीट दे दो आप, हाफ ईयर होने पे, ठीक है। दे दोगे, इतना कर दोगे, बोलो, है ना। हाँ, दूसरा क्वार्टर खत्म होगा तब हाफ ईयर होगा। और आगे बढ़े, चलो अब इसको क्या करोगे मालूम है, तुम कैसे रिवीजन करोगे, इतनी सारी चीजें सबको छोटा छोटा लिख के तुमको तो पूरा ABCD पूरा याद करना पड़ेगा। अब पूरा थोड़ी बोलोगे, जितना जितना मैं बोल रहा हूँ उतना उतना बोलना। आइए अगला, अब ये कौन सा केस है, बताओ क्या लिखा हुआ है। पहले तो देखो जरा ध्यान से, हाँ पहले हाफ ईयर वाला है, पहले तो कौन है, हाफ ईयर। हाफ ईयर का भी तुमने क्या बनाया था, एक तो बनाया होगे तुम दूसरे क्वार्टर का क्वार्टरली, ईयर टू डेट में 6 महीने का बनाए होगे। अरे 2 क्वार्टर खत्म होने के बाद एक हाफ ईयरली बना होगा, हो गए ईयर टू डेट, और एक दूसरे क्वार्टर का बना होगा। तो ये सब न्यूज़पेपर में छपता है, तो जिस दिन न्यूज़पेपर में छपवाए हो उसे कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपको डिस्क्लोज करना है क्या क्या, रिलेटेड, 3 हटा दो, 3 कुछ नहीं, डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गया, किस फॉर्मेट पे, जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बताए गए हैं वो आपको सबमिट करना है स्टॉक एक्सचेंज को, और अपने वेबसाइट पे भी डालना। तो इसका मतलब RPT स्टॉक एक्सचेंज को भी जाएगा और वेबसाइट पे भी अपलोड होगा। तो चलो वो वाला तो हो गया खत्म, ठीक था ना, बढ़िया था ना, पूरा एकदम अंदर घुस घुस के एक एक चीज निकाल लिया हम लोगों ने। चलो एनुअल रिपोर्ट हो गया ना, ये हो गया। ये कहां से पढ़ना आज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, आओ आइए। चलिए सुनो, कभी भी कंपनी में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब थोड़ी बोलेगा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। अब इन सबों के वजह से या तो आप ये काम कर रहे हैं या आप ये काम कर रहे हैं, बात समझ में आ गया। तो चाहे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे रहे हैं चाहे न्यू सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इन वजहों से, जैसे कंसोलिडेशन हुआ तो नया सर्टिफिकेट मिलेगा ना। अरे जानते हो ना कंसोलिडेशन सब डिवीजन, जानता ही नहीं ये लोग। 10 रुपये का एक शेयर सर्टिफिकेट था, सब डिवाइड हो गया 2-2 रुपये के 5 शेयर सर्टिफिकेट में, तो नया 5 शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ना। 10 रुपये का तुम्हारे पास 2 था, अब 20 रुपये का एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा अगर कंसोलिडेट हो गया तो एक नया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा ना।
अब यही सब शेयर सर्टिफिकेट खो गया तो डुप्लीकेट मिलेगा। तो जो भी इन वजहों से अगर आपको सर्टिफिकेट मिलना है, इन वजहों से अगर आपको क्या मिलना है, सर्टिफिकेट मिलना है, तो कंपनी को 30 डेज में दे देना है। कितने दिन में दे देना है? 30 डेज में कंपनी को सर्टिफिकेट छपवा के शेयर होल्डर के घर पे भेज देना है, जिस दिन रिक्वेस्ट आया। जिस दिन क्या है? रिक्वेस्ट। ये लॉजमेंट, लॉजमेंट का मतलब रिक्वेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, कंपनी दे देगी अगर कोई रिक्वेस्ट आया हो, जैसे जैसे डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका आता है ना रिक्वेस्ट, तो वो 30 डेज में दे देगी। जनरली वो ऐसे ही चलता रहेगा। सुनो पहले, जो अपने हिसाब से कंपनी भेजती होगी वो तो है ही 30 डेज में, वो तो है ही। कभी कोई रिक्वेस्ट आ गया तो भी 30 डेज। अगला, अच्छा लेकिन अगर ये वाला केस है कि लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट किसी का हो गया है और उसकी वजह से तुम क्या इशू कर रहे हो? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। याद है ये सब? तो याद रखना, स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देना कितने दिन के अंदर, 2 डेज, जिस दिन तुमको पता चला कि किसी शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट खो गया है। तो कैसे पता चला होगा? उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन लगाया होगा कंपनी सेक्रेटरी को कि सर मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, आप हमें इसके बदले क्या दे दीजिए? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। तो जिस दिन कंपनी सेक्रेटरी को पता चला, कंपनी को पता चला, उससे 2 दिन के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज को भी बता देगा सर हमारे पास ऐसा रिक्वेस्ट आया है। अब आइए अगला, याद रखिएगा, अब जो डुप्लीकेट और न्यू सर्टिफिकेट दोगे ना, डुप्लीकेट या न्यू सर्टिफिकेट देंगे किसमें? जैसे लॉस हो गया, ओल्ड वॉर्न आउट सर्टिफिकेट है, जो भी है। अब सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स मिलेगा। ये तो होना ही है। तो क्या इन लोगों ने मामला गड़बड़ा दिया कि भाई अब हम चाहते हैं सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाए? तो जब भी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांगने आओगे ना आजकल, तो क्या बोलेगा मालूम है? कि आप सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा, मैं आपके डीमेट अकाउंट में क्या दिलवा देता हूँ? इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। कहा सर ये तो गलत बात है, कोई शेयर सर्टिफिकेट रखना चाहे तो आप स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालो कि मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो फिर वो रीमेटलाइज कर देगा। क्या कर देगा? रीमेटलाइज। वो जानते हो ना रीमेटलाइजेशन हो सकता है, तो इसलिए घबराना क्या है तुमको? हेडिंग बोलो। क्या लगता है किसी भी लिस्टेड कंपनी के अंदर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का काफी केस आता होगा? बोलो। क्या क्या लगता है? ट्रांसफर ट्रांसमिशन का काफी केस आता होगा। जब शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा होंगे तो रिक्वेस्ट भी तो बहुत ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा? तो लिस्टेड कंपनी में लाखों लाख शेयर होल्डर्स होते हैं, तो लाखों लाख में से बहुत सारे फिजिकल शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं। वो शेयर बेचेंगे तो ट्रांसफ़र, कोई मर वर गया तो ट्रांसमिशन, ये ना? तो ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन का काम क्या डायरेक्टर को करना होता है? यस। कंपनी लॉ में नहीं पढ़ा है हमने? ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन नाम का एक चैप्टर था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही अथॉरिटी है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन का। तो क्या आपको लिस्टेड कंपनी है, लाखों लाख शेयर होल्डर है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना ये पावर डिलीगेट कर सकता है क्या? यस। याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो ये काम, कौन? ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का काम डेलीगेट कर सकता है। किसको किसको? आइए, कमिटी को। कमिटी समझते हो? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। कंप्लायंस ऑफिसर को। तीसरा आरटीए को। मिला? तो क्या इससे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुक्ति पा लेगा इन झंझटों से? अरे बोलो यस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भाई अपना बिजनेस चलाना है ना यार, यही सब काम करता थोड़ी रहेगा वो। आई अब अगला, अब आते हैं हम ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के लिए। चलो इधर देखो, अगर ट्रांसफर होना है तो कितने दिन में हो जाएगा? देखो तो, अगर ट्रांसफर वाला केस है तो। अब बोलो सर अभी आपने 30 डेज बोला था। अरे वो कॉन्सोलिडेशन, सब डिवीजन, वो वाला केस था, ट्रांसफर वाला नहीं था। ट्रांसफर वाला ये है। अच्छा, ट्रांसमिशन का केस है तो अगर ट्रांसमिशन में फिजिकल शेयर्स हैं तो कितने दिन में? क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट छपवाना पड़ेगा है ना? ट्रांसमिशन समझते हो ना? पिताजी की डेथ हो गई, शेयर किसको मिलेगा? बेटे को, और द नॉमिनी को, और द लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अच्छा, डीमैट शेयर्स हैं तो तुरंत काम हो जाएगा। कितने दिन में? देखो तो, डिपॉजिटरी को बोलो, डिपॉजिटरी क्या करेगा? पिताजी के डीमैट अकाउंट को डेबिट करके बेटा के डीमैट अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट। जरा पढ़ के देखो तो ये लिखा हुआ वहां पे। चार्ट बना हुआ तुम्हारे बुक में? गलत बन गया ना? चार्ट गलत है ना? अच्छा सही है, तो इसका मतलब मैच कर लिया तुम लोग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख?
चलिए आगे देखें, कहां पे लिखा हुआ है ये सब बताओ तो। मुझे ऐसा लगता है ये पूरा करा दिया मैंने। ये क्या था? ट्रांसफर। ये क्या था? ट्रांसमिशन। मिल गया। चलो एक पीसीएस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पीसीएस का मतलब प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। देखिए ये जाएगा हाफ ईयरली। कैसे पता चला हाफ ईयरली? नहीं, पहले ही हाफ ईयरली होता था, इन्होंने ईयरली कर दिया। गड़बड़ हो गया ना मामला, ये अमेंडमेंट हो गया। ये क्या है? विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। गड़बड़ हो गया मामला। पहले क्या होता था मालूम है? साल में 2 बार, अब ये साल में कितने बार होगा? बस 1 बार। एक कंपनी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट देगा कि मैंने कंपनी का ऑडिट किया है और मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं कि इस कंपनी के पास जब जब सर्टिफिकेट्स इशू कराने की बात हुई, कंपनी ने सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू कर दिया? 30 डेज में इशू कर दिया। मुझे लग रहा है ये पिछले वाला रेगुलेशन का सर्टिफिकेट है। नहीं है, ये तो 39 का कंप्लायंस तो में नहीं लग रहा है ये। और पर तुम देखो नीचे नहीं लोग, वही कॉन्सोलिडेशन, सब डिवीजन, ये सब कहीं लिखा होगा। मिला नहीं मिला? पहले बताओ जल्दी। मिला? तो मुझे लग रहा है ये 39 का कंप्लायंस है। तुमने टिक लगाया ही नहीं, कोई ऐसे लगाया नहीं, ऐसे करके ऐसे ऐसे लगाया। तो ये पहले हाफ ईयरली होता था, आजकल क्या होने लगा है? ईयरली होने लगा है। और जब ये पीसीएस सर्टिफिकेट देगा तो तुरंत किसको फाइल करो? स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत आप इसको फाइल कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बहुत बाकी है। कुछ लोग कितना खुश हो गया था है? चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार रेटिंग आजकल एग्जाम में ये ज्यादा पूछ रहा है, और ये डिट्टो पब्लिक इशू में भी आएगा। और जब ये पब्लिक इशू में आएगा तो मैं बोलूंगा मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं, और तुम क्या बोलोगे? याद नहीं। या याद रहेगा? याद रहेगा। चलो अब सुनो, एकदम शांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टाइम लगेगा इसी पे लगेगा। ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं। हेडिंग बोलो, हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? मोटा मोटा लिखो तो कहीं पर एसआर इक्विटी शेयर, एसआर इक्विटी शेयर अलग से लिख दो मोटा मोटा। पहला बार सुन रहे हो इसके बारे में, एसआर इक्विटी शेयर के बारे में? कंपनी लॉ में सुना तुमने? नाम सुना, कंपनी लॉ में सुना, कब सुना? शेयर कैपिटल में एसआर इक्विटी शेयर के बारे में? डीवीआर नाम बोल के छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, तुमने सुना? क्या सुना? और कितने लोगों ने सुना? मुझे लगा कि मैं जब ये बोलूंगा तो सारा बच्चा भौचक्का रह जाएगा। क्या रह जाएगा? भौचक्का, समझते हो? हाँ, अचंभित कि सर ये क्या, ये कौन सा है एसआर इक्विटी शेयर? ये कौन सा इक्विटी शेयर आ गया सर? अभी तक इक्विटी शेयर तुम कितने तरीके का जानते थे सर? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, शॉर्ट इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इतना ही तो जानते थे तुम। तो ये कौन सा आया एसआर इक्विटी शेयर? सुपीरियर वोटिंग राइट। चलो अब सुनो, अब एक नए शेयर्स का जन्म हुआ है। और क्या ये शुरू से था या बाद में आया? कैसे पता चला बाद में आया? 41A। तो ये रेगुलेशन क्या मतलब ओरिजिनल है या अमेंडेड है? अमेंडेड है। अब सुनते जाइएगा, आइए। अब एसआर इक्विटी शेयर क्या होता है? तो एसआर का मतलब है सुपीरियर वोटिंग राइट। अरे सुन लो, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। लिखो एसआर, एसआर का मतलब सुपीरियर वोटिंग राइट। अब देखो यहां पे लिखा है एसआर इक्विटी शेयर का मतलब वो इक्विटी शेयर जिसमें क्या दिया है आपने? सुपीरियर वोटिंग राइट दिया है एज कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी शेयर इशूड बाय दैट इशूअर। तो इसका मतलब ये लगभग डीवीआर ही है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट नहीं है। अब चलो सुनो, बताता हूं ये सब कहानी किसके लिए है, थोड़ा सा तुम लोग को समझा दूं ये किसके लिए। एक्चुअली ये उन कंपनीज के गरीब प्रोमोटर्स के लिए है जिनके पास दिमाग तो है पर पैसे नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके पास दिमाग होता है पर पैसे होते नहीं है। और फिर क्या होता है मालूम है?
दिमाग तो है पर पैसे नहीं है, तो उसको पैसा वाला उसके दिमाग को खरीद लेता है, और जितना ग्रो उसको करना चाहिए लाइफ में वो उतना ग्रो कर पाता नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बड़े मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बड़े शिद्दत से मालूम चला ये मैंने कोचिंग चलाया, ठीक है, गरीब आदमी कोचिंग चलाया। सुनिएगा अच्छे से, अकेला आदमी जितना हो पाया उससे किया, ओनली फॉर CS कोचिंग चलाया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, धीरे धीरे नाम होने लगा। जब नाम होने लगा तो एकाएक इस कोचिंग पे नजर पड़ गया रिलायंस का। अब ध्यान से सुनिएगा, किसका पड़ गया? रिलायंस का। रिलायंस कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे? आप जरा सोचिए, जो CS NKJ क्लासेस, मान लीजिए CS NKJ क्लासेस ओनली फॉर CS नथिंग एल्स, ठीक है, इसमें पहले CS NKJ प्रोमोटर है। हो सकता है कि ये जो कंपनी है इसका पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब इस कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है, रुक जाओ, 100 लाख का है। 100 लाख का मतलब 1 करोड़ का है, ठीक है। तो 1 करोड़ में NKJ क्लासेस भाई प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर तो ज़्यादातर इसी का पैसा लगा होगा, तो हो सकता है कि 90 लाख का शेयर्स CS NKJ के पास। तो इसकी होल्डिंग कितनी % है अभी? एकदम कंट्रोल बनाया हुआ कंपनी पे, अपने हिसाब से कंपनी को चला रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को आ रहा है, एक कहानी। लेकिन अभी मैं एंट्री मारता है रिलायंस एंट्री मारते ही कहा मैं इसमें, है ना, 500 लाख इन्वेस्ट करूंगा। कितना इन्वेस्ट करूंगा? 500 लाख। अब जहां रिलायंस ने 500 लाख इन्वेस्ट किया, तो अब जरा देखिए 600 लाख का ये क्या बन गया कंपनी। 600 लाख में से 90 लाख किसके पास है? CS NKJ, और बाकी 500 कितना हो गया? 10 लाख किसके पास चला गया? रिलायंस। अब तुम देख रहे हो कितना दुख हो गया। परसेंटेज में बताओ तो किसका कितना परसेंटेज वोटिंग राइट है? 600 लाख में 90 लाख कितना % हुआ? 600 लाख में 90 लाख कितना हुआ? 15 छक्के 90, हाँ शायद 15% ना। मेरी वोटिंग राइट कितनी रह गई? और रिलायंस आते ही वोटिंग राइट कितना कर लिया? 85%। ये कंपनी तो हाथ से गई मेरे, नहीं चली गई। अब मालूम चला रिलायंस इसके अंदर घुस के, मैं देख रहा हूं एक दिन CA का बोर्ड लगवा रहा है, ओनली फॉर CA नथिंग एल्स। मेरा तो जान खत्म। नहीं, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोलना पहले बताइए आप। 13 साल मैंने ओनली फॉर CS नथिंग एल्स पे चलाया, और आज एक कंपनी पैसे के दम पे, आप मेरे इस अरमान पे उन्होंने पानी नहीं पूरा बाढ़ ला दिया। लाया कि नहीं लाया पहले बताइए। तो क्या इस तरीके के प्रमोटर, जो गरीब प्रमोटर्स हैं, दिमाग तो है लेकिन पैसा नहीं है, तो क्या ऐसा होता होगा कि बड़े बड़े लोग ऐसे लोगों को तंग करते होंगे? अरे ये प्रोप्राइटरशिप था तब ना, कंपनी होती तो कोई भी शेयर खरीद सकता है, कहीं से भी खरीद सकता है। दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा पहले बताइए आप। तो सुनो, ऐसे ही गरीब प्रमोटर को, है ना, फैसिलिटेट करने के लिए, ऐसे बड़े लोगों से बचाने के लिए एक राइट दिया जाता है, सुपीरियर वोटिंग राइट। क्या दिया जाता है? सुपीरियर वोटिंग राइट। चूंकि सुनो, अब चूंकि रिलायंस इसमें घुस चुका है, अब कौन घुस चुका है? रिलायंस। तो भाई मैं शेयर तो ज्यादा नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास 500 लाख नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा? मुझे कुछ ही शेयर्स खरीदूंगा, पर वोटिंग राइट इतना ज्यादा दे दिया जाएगा कि मेरा वोटिंग राइट 15% से बढ़ के हो जाएगा 80%। अब 80% तो खैर ज्यादा हो गया, ऐसे कर देता हूं, 15% से बढ़ के हो जाएगा, मान लो मुझे मेजॉरिटी चाहिए ना, तो हो जाएगा 60%। क्या हो जाएगा? 60%। मतलब कुछ ही शेयर दिए जाएंगे, हो सकता है 10 ही शेयर दिए जाएं, पर 10 शेयर्स पे इतने वोटिंग राइट होंगे कि मेरी वोटिंग राइट क्या हो जाएगी? 60%। अब उस वोटिंग राइट के चक्कर में मैं डिविडेंड तो ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, डिविडेंड तो मुझे कम ही मिलेगा क्योंकि शेयर्स कम है। लेकिन जब भी डिसीजन मेकिंग होगी जनरल मीटिंग में, तो मैं अपने 60% वोट के दम पे मैं ही कंट्रोल कर पाऊंगा अपने कंपनी को। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बैसाखी समझते हैं आप? जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं किससे चलते हैं? वैसाखी से। तो क्या ये वैसाखी है? मुझे वैसाखी दिया गया ना कि चलो तुम किसी तरह बच जाओ, तुम्हें कंपनी से निकाल ना दिया जाए, तुमने कंपनी बनाया है, चलो। तो ये जिंदगी भर के लिए वैसाखी रहेगा या कुछ दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए बस। अगर तुम उसमें कहीं पढ़ो तो शायद नीचे लिखा होगा कि वो 5th एनिवर्सरी ऑफ लिस्टिंग कहीं लिखा होगा। देखो तो 5th एनिवर्सरी है क्या नीचे? बोलो जल्दी। 5th
बस 5 साल के लिए रहेगा। अच्छा 5 साल तक में अगर मेरे में दम होगा तो मैं अपनी होल्डिंग बढ़ा लूंगा, लेकिन 5 साल में भी अगर मैं होल्डिंग नहीं बढ़ा पाया तो फिर ये स्पेशल वोटिंग राइट जो है, सुपीरियर वोटिंग राइट जो है वो खत्म हो जाए। तो बताइए ये कैसे प्रोमोटर्स के लिए जो डिस्करेज ना हो जाए बेचारे, क्योंकि होता यही है। आपने गुरु फिल्म देखा? गुरु, कितने लोगों ने गुरु फिल्म देखी है? अभिषेक बच्चन की एकमात्र अच्छी फिल्म है। हाँ ऐश्वर्या राय भी है उसमें, हीरो अभिषेक बच्चन था। कौन बोला ऐश्वर्या राय? बस 3-4 लोगों ने देखा, बाकी लोगों ने देखा ही नहीं। यार धीरू भाई अंबानी की लाइफ पे फिल्म बनी, इतनी अच्छी फिल्म है कि मैं क्या बताऊं। आप देखिएगा, शायद यूट्यूब पे भी फ्री में है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखिएगा जरूर, गजब फिल्म है, बहुत शानदार फिल्म है। आप देखिए उसमें भी यही होता है कि वो जो धीरू भाई अंबानी थे, जब वो बढ़ा रहे थे अपना बिजनेस बढ़ा रहे थे, उसी समय में उस जमाने में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो उसको खरीदने आए थे, और उसको एक चेक देते हैं कि चेक पर जितना पैसा भरना है भर लो, लेकिन ये कंपनी तुम्हारी। मतलब ये कहाँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर टाइप का एक आदमी होता है वो उसको बोलता है, लेकिन धीरू भाई अंबानी मानते नहीं। तो ऐसा बहुत होता है, आपको मालूम नहीं है। कुछ अच्छा करने लगोगे, बड़े का नजर पड़ जाएगा, बड़ा जबरदस्ती तुमसे खरीद लेगा, हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेगा। आप हॉस्टाइल टेक ओवर से बच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो तुम शेयर होल्डिंग बढ़ा नहीं पा रहे हो। तो शेयर होल्डिंग आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन जितने शेयर हैं उसी पर अगर सुपीरियर वोटिंग राइट दे दिया जाए तो क्या कुछ दिन के लिए राहत की सांस हो सकती है? अच्छा ये हमेशा के लिए रहेगा या शुरुआत के 5 साल तक? 5 साल तक। 5 साल के बाद तो फिर अब आपको खुद से देखना पड़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं? आप पहले बताओ सुपीरियर वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट। आप शुरू करें लाइन बाय लाइन पढ़ना, आ जाओ। सबसे पहले जो एसआर इक्विटी शेयर है हर मामले में एट पार होगा, सिर्फ किस मामले में? वोटिंग के मामले में अलग होगा। इसका मतलब डिविडेंड राइट तो नॉर्मली मिलेगा, सारे राइट्स नॉर्मल होंगे, बस एक राइट बढ़ जाएगा। बोलो कौन सा राइट? तो नाम ही उसका है सुपीरियर वोटिंग राइट, तो वोटिंग राइट ही तो सुपीरियर होगा, बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी। पहले ये समझ में आ गया? तो ओनली वोटिंग राइट विल बी इंक्रीज, नथिंग एल्स। अगला, चलो अगला, कंपनी ऐसा शेयर कितना बेच सकती है? मैक्सिमम 74%, 74% से ज्यादा नहीं। मतलब अगर उस कंपनी में हम घुसे और हम तुमसे पूछे कि एसआर इक्विटी शेयर तुम्हारे पास कितने हैं, इस कंपनी में एसआर इक्विटी शेयर कितने हैं, तो 74% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। अगला याद रखना, लेकिन ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन टू व्हाट? टू सुपीरियर वोटिंग राइट। इसका मतलब यहां नहीं मिलेगा सुपीरियर वोटिंग राइट। बोलो, इन रेजोल्यूशंस के पास, रेजोल्यूशंस पे आपको सुपीरियर वोटिंग राइट मिलेगा नहीं। मतलब यहां यू विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी, दैट शेयर विल बी ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी। मतलब वो एसआर है फिर भी वो ऑर्डिनरी माना जाएगा, है ना? तो यहां भी लिख लो इधर, एसआर इज ट्रीटेड लाइक, बोलो, ऑर्डिनरी। चलो बताओ कौन कौन। आइए, तुमको डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर को? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिटर डायरेक्टर, ऑडिटर सॉरी, ऑडिटर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसके अपॉइंटमेंट रिमूवल से जुड़ा हुआ रेजोल्यूशन है, इसमें तो आपका राइट नॉर्मली होगा। अगला बोलो, मालूम चला प्रोमोटर अपना शेयर, अपना मतलब अपना कंट्रोल कंपनी के ऊपर अपनी मर्जी से किसी और को बेच रहा है, तो तुम थे मेहनती प्रोमोटर तो तुमको इसका राइट मिला। जिसको तुम बेचोगे वो थोड़ी मेहनती था, उसको ये राइट मिलेगा नहीं। अगला, आरपीटी हो रहा है तो खासकर आरपीटी में कौन इन्वॉल्व हुआ है? खुद। तो क्या उसका सुपीरियर वोटिंग राइट होगा या नॉर्मल वोटिंग राइट? वॉलेंट्री वाइंडिंग आपका सोचा जा रहा है, बताओ सुपीरियर वोटिंग राइट नॉर्मल? एओए एमओए में ऑल्टरेशन होना है ना? लेकिन बस इसको छोड़ के, इसका मतलब यहां सुपीरियर वोटिंग राइट हो जाएगा, है ना? अच्छा, एसआर इक्विटी शेयर से जुड़ा हुआ कोई चेंज है मेमोरेंडम आर्टिकल में तो वहां तो खैर एसआर इक्विटी शेयर रोक पाएगा उसको अपना सुपीरियर वोटिंग राइट इस्तेमाल करके, लेकिन नॉर्मल ऑल्टरेशन है तो फिर उसका कोई सुपीरियर वोटिंग राइट होगा नहीं। चलो, किरप कराने जा रहे हो, है ना? है ना? किरप में भी कौन सा किरप? वॉलेंट्री। यार एक तरीके का वॉलेंट्री वाइंडिंग अप हो गया है। क्या हो गया? वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। चलिए, अच्छा, पैसे का इस्तेमाल अदर देन बिजनेस करना चाह रहे हो, तो इसमें सुपीरियर वोटिंग राइट थोड़ी चलेगा तुम्हारा।
उसके बाद तुमने सब्सटेंशियल वैल्यू ट्रांजैक्शन कर लिया है, वही आपको याद है मटेरियल, मटेरियल का एक लिमिट था कि इससे ज्यादा करोगे तो मटेरियल माना जाएगा। तो अगर मटेरियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो फिर तुम्हारा वोटिंग राइट नॉर्मल हो जाएगा। एसआर पास हो रहा है फॉर डीलिस्टिंग और बायबैक, इसमें भी तुम्हारा वोटिंग की गिनती क्या रहेगी, नॉर्मल। और अदर सर्कमस्टांसेस जो सेबी बताए। तो याद रखना इन मामलों में आपका वोटिंग राइट क्या होने वाला है, नॉर्मल ही रहने वाला है। अच्छा, इनको छोड़ के जो बाकी बच गए वहां आपके पास सुपीरियर वोटिंग राइट होगा। अच्छा, ये सुपीरियर वोटिंग राइट वाली कहानी जिंदगी भर चलेगी या लिस्टिंग के 5वें साल में खत्म हो जाएगी? बोलो, 5th एनिवर्सरी ऑफ लिस्टिंग, मतलब लिस्टिंग के बाद 5 साल में ये खत्म। तब ये क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर्स। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा लेकिन एक बात बताइए, अगर ओआर पास हो जाए, लेकिन उस ओआर में याद रखना एसआर इक्विटी शेयर होल्डर वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हमेशा हाँ में वोट करेगा। तो अगर बाकी शेयर होल्डर्स ओआर पास कर दें तो क्या एक एडिशनल 5 साल मिल सकता है? 5 + 5, 5 + 5 मिल सकता है। तो 5 + 5 मिल सकता है अगर क्या पास हो गया, ओआर। फिर तो उस ओआर में ये वोट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमेशा हाँ में वोट कर देगा। अगला, चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अभी मैंने बोला 5 + 5 तक तुम जा सकते हो, लेकिन किसी की मर्जी है कि नहीं ये स्पेशल वाला पावर मुझे छोड़ना है, तो आप तो जब चाहो तब छोड़ दो। नहीं, अरे एसआर शेयर होल्डर अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता कि नहीं नहीं मुझे ये सुपीरियर वोटिंग राइट पसंद नहीं आ रहा, चलो 2 साल में छोड़ दूंगा, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पैदा है बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे कंपलसरी कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल में। बताओ कब कब ये कंपलसरी कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल में? प्रोमोटर बेचारा मर गया, वो प्रोमोटर जो मेहनती था वो क्या हो गया, मर गया। तो मर गया तो जब उसके सारे राइट छीन लिए सरकार ने, तो सुपीरियर वोटिंग राइट कहां से दूंगा? आगे चलें। अगला, रिजाइन कर दिया, मतलब वो अब कंपनी में कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं ले रहा है, मतलब वो शेयर होल्डर है पर कंपनी में कोई डायरेक्टर वायरेक्टर वो नहीं है, मतलब कंपनी में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट अब नहीं है। तो नहीं, मर्जर हो गया, उस कंपनी का ही मर्जर अमलगमेशन हो गया। तो बताइए, उस कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हो गया तो कि जो नई कंपनी होगी उस कंपनी में भी इसके पास सुपीरियर वोटिंग राइट होगा ना, वो तो खत्म। और अगला, याद रखना, अगर तुमने ये शेयर बेच दिया, क्या कर दिया, बेच दिया, मतलब अभी तुम्हारा क्या था कि लॉक इन पीरियड बचा हुआ था वो जो 5 साल का होता है ना, लेकिन फिर भी तुमने बेच दिया, जैसे 3 साल में बेच दिया, तो क्या जिसको बेचोगे उसको भी मिल जाएगा ना? उसको क्यों मिलेगा? ये आपसे जुड़ा हुआ प्रिविलेज था ना, क्योंकि आप मेहनती थे, आप बहुत दिमाग लगाते थे, नहीं समझे आप? तो ये एक्चुअली ये ज़्यादातर स्टार्टअप्स को फेवर करने के लिए बनाया गया, ऐसे प्रोमोटर्स को फेवर कर रहा है जिनका दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना। जैसे लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अब सॉफ्टवेयर बनाया, दिमाग से सॉफ्टवेयर बनाया, और वही सॉफ्टवेयर सबसे बड़ा काम कर जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या है, यही सब तो है, सब दिमाग का ही तो खेल है। आज माइक्रोसॉफ्ट से दिमाग निकाल दूं तो क्या बचेगा, कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए आ जाओ भाई, अब तो कितना पेज बचा, एक ही ना, चलो आ जाओ। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट समझते हो आप? बताओ तो क्या होता है रिकॉर्ड डेट? रिकॉर्ड डेट क्या होता है, बता नहीं रहा कोई? हाँ सर, एक डेट हम बताते हैं, इस डेट को हमारे जो जो लोग शेयर होल्डर्स होंगे उन्हीं को हम डिविडेंड देंगे, उन्हीं को हम डिविडेंड देंगे, उसी को हम इंटरेस्ट देंगे, उसी को हम बोनस इशू देंगे, उसी को हम राइट इशू देंगे। क्योंकि क्या होता है लिस्टेड कंपनी में तो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग होता है, सेकंडों में, मिनटों में लोग बदलते रहते हैं, तो इसलिए ये लोग एक डेट डाल देते हैं। जैसे डेट डाल दिया 12 तारीख, 12 तारीख को 3:30 बजे स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा, हम लिस्ट निकालेंगे, जिनका नाम आ गया उस लिस्ट पे बस उन्हीं के घर पे हम क्या भेजेंगे, बोनस इशू, राइट इशू, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो भी करना है भेजें, चाहे वो उसके बाद शेयर बेच दें, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड डेट पर जिसका नाम आ गया वही हीरो, इसे बोलते हैं ना रिकॉर्ड डेट। तो जब भी रिकॉर्ड डेट रखेंगे कितना दिन पहले बताएंगे, 7 दिन पहले। कितना दिन पहले बताएंगे, 7 दिन पहले। 7 दिन पहले किसको बताएंगे, आओ, हर वो स्टॉक एक्सचेंज को, या तो जहां आप लिस्टेड है नंबर 1, या कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जहां तुम्हारा डेरिवेटिव अवेलेबल है, समझ रहे हैं आप, या कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जहां पे वो कंपनी उस इंडेक्स का पार्ट है जिसको डेरिवेटिव बना के बेचा जा रहा है। तो 1 2 3 बोला तो कौन कौन सा स्टॉक एक्सचेंज, जहां तुम खुद लिस्टेड हो वो तो है ही। दूसरा,
जहां तुम्हारे शेयर्स को अंडरलाइंग शेयर बना के डेरिवेटिव निकाला गया है। और नंबर 3, जहां तुम्हारे शेयर को इंडेक्स में रखा गया है ना, उन तीनों स्टॉक एक्सचेंज को आपको बताना पड़ेगा कितना दिन पहले, 7 डेज पहले। क्या बताना पड़ेगा, साहब हमने रिकॉर्ड डेट रखा है इनके वजह से। क्या ये पर्पस ऑफ रिकॉर्ड डेट है? बोलो, पर्पस फॉर रिकॉर्ड डेट। अच्छा, रिकॉर्ड डेट रखने का क्या क्या पर्पस हो सकता है? बोलो, सर डिविडेंड देना था तो हमें शेयर होल्डर का नाम चाहिए सर, तो एक डेट रख दिया उस डेट को जो जो लोग होंगे उन्हीं को हम शेयर होल्डर समझेंगे। सर राइट इशू करना है, बोनस इशू करना है सर। सर डिबेंचर को शेयर्स में बदलना है ना, कन्वर्टेबल वाला। उसके बाद अदर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। उसके बाद डिबेंचर के कुछ राइट्स हैं सर, और अदर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के कुछ राइट्स हैं, उनको शेयर्स देना है। जानते हो ना, जब बदलोगे तो क्या दोगे, शेयर्स। उसके बाद सर मर्जर डी मर्जर स्प्लिटिंग बोनस शेयर्स, आपको याद हो मर्जर डी मर्जर में भी शेयर मिलता है। पुराने वाला शेयर दोगे, नए वाले शेयर्स लोगे। अभी तो मर्जर पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, पता नहीं, आज खत्म हो गया वहाँ मर्जर। आइए, और सच अदर पर्पस जो स्टॉक एक्सचेंज बताए, इन पर्पस के लिए कभी भी रिकॉर्ड डेट रखोगे, उस रिकॉर्ड डेट की जानकारी कितना दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को भेजोगे, 7 दिन पहले। कितना दिन पहले, 7 दिन पहले। उसमें डेट भी बताएंगे और पर्पस भी बताएंगे। अच्छा, 7 दिन नॉर्मल 7 दिन, क्लियर 7 डेज। कैसे पता चला क्लियर 7 डेज? जिस दिन भेजो उसको छोड़ो, जिस दिन रिकॉर्ड डेट है उसको छोड़ो, बीच का 7 दिन। याद रहेगा? चलिए, उसके बाद याद रखना, बस एक केस में थोड़ा कम है। बोलो तो कौन सा केस है? राइट इशू वाला केस है तो सिर्फ 3 दिन। फिर 7 डेज बिफोर नहीं, कितना दिन बिफोर, 3 डेज बिफोर, अगर राइट इशू का केस है तो। याद रहेगा? चलो भाई, अब हम हेडिंग पढ़ते हैं, जल्दी बोलो। अच्छा, जितनी भी लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके तो लाखों लाख शेयर होल्डर हैं, चूंकि पब्लिक इशू ला के वो लिस्टेड बनी है ना। आप मुझे बताइए, क्या वो अपने सारे शेयर होल्डर्स को वोटिंग में ई वोटिंग फैसिलिटी देंगे ही देंगे? शैल मैंडेटरी है क्या? यस, मैंडेटरी। अब ई वोटिंग कैसे होगा? इसके लिए सिक्योरिटी लॉ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप कंपनी लॉ में जाइए। आपको याद होगा बोर्ड मीटिंग चैप्टर जब पढ़ाया था, या जनरल मीटिंग चैप्टर जब पढ़ाया था, तो इसका पूरा बताया था कि याद होगा रिमोट ई वोटिंग, जिस दिन मीटिंग होने वाला होता है उससे एक दिन पहले शाम 5 बजे खत्म हो जाता है, यूजर आईडी पासवर्ड सब बताया था। तो इस रूल में जाइए, इस रूल में सब कुछ लिखा हुआ है। इस रूल के हिसाब से आप क्या दीजिए, ई वोटिंग की फैसिलिटी दीजिए। बाकी जहां तुम्हारे यहाँ मीटिंग खत्म हुई उससे 48 आवर्स के अंदर बता दीजिए वोटिंग कैसे कैसे हुआ, कितने लोगों ने हाँ में वोट किया, कितने लोगों ने ना में वोट किया। किसको बताइए? स्टॉक एक्सचेंज को। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को बताइए, ठीक है, जो आपको अपने जैसा लगे। चलिए, क्या लिस्टेड एंटिटी अपना नाम बदल सकती है? बदलने से पहले किससे अप्रूवल लो? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, तीनों में से जो अच्छा लगे, जो तुम्हें प्यारा लगे। आइए, अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने लिस्टिंग एग्रीमेंट को नहीं माना, लिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब सेबी लोडर को नहीं माना, तो क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ? एक तो आपने सेबी लोडर को नहीं माना, इसका मतलब लिस्टिंग एग्रीमेंट को नहीं माना। लिस्टिंग एग्रीमेंट क्या था? एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। इसका मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया? ब्रीच। सुना है, बचपन में पढ़ा था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या स्टॉक एक्सचेंज चूंकि दूसरी पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो तुम पर एक्शन ले सकती है कि फर्स्ट पार्टी ने ऐसे किया? बोलो। और इतना ही नहीं, चूंकि ये सेबी लोडर रेगुलेशन है, तो क्या और भी एक्शन लिए जा सकते हैं? बताओ। जैसे तुम पर फाइन लगाया जा सकता है, तुम्हारे ट्रेडिंग को क्या किया जा सकता है? सस्पेंड। जो प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के शेयर्स हैं उसको फ्रीज किया जा सकता है, और इन अदर एक्शन जो सेबी को सही लगे वो सब तुम पर लिया जा सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। अब आपको करना क्या है, सो सुनिए। यहाँ ना एडवांस और नॉलेज आ रहा है, देखें आप, कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया। इसको आपको पढ़ना है। जैसे इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया है, 1 टाइम कंप्लाइंसेस कितने हैं, क्वार्टरली कंप्लाइंसेस कितने हैं, हाफ ईयरली कंप्लाइंसेस कितने हैं, ईयरली कंप्लाइंसेस कितने हैं, इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस कितने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे ही पूछेंगे। जानते हो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? राइट डाउन द इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस अंडर लिस्टिंग रेगुलेशन। तो उसको एक जगह मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, पढ़ाया हुआ सारा है, आप उसको आराम से क्या कर सकते हैं, एक जगह याद कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है, मुझे लगता है एग्जाम में क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछेंगे,
वो कोई रेगुलेशन नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे क्वार्टरली कंप्लाइंसेस बताइए, हाफ ईयरली कंप्लाइंसेस बताइए, वन टाइम कंप्लाइंसेस बताइए, इवेंट बेस्ड कंप्लाइंसेस बताइए। क्वेश्चन ऐसे ही आने वाला है, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, अब ब्रेक का टाइम